Okay, chalo. I'll start the screen over here and ठीक है. So what we'll be doing today now, we'll have a look at the connective tissue wala component. That is something we'll see and we'll try to see in a very simple way. I try to make you understand जितना हो सके simple तरीके से. We'll just take few things, we'll try to understand them and we'll wrap up the class. Because ये आपका पहला class है, let's try to see that. ठीक है? Epithelial tissue आप कर चुके हो. हम लोग चालू करें हमारा यहाँ पे connective tissue. That is something we are starting with. ठीक है? अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू की, तो मैं आपको पहले यहाँ पे एक बेसिक डेफिनेशन आपको दिखा देता हूँ कि वो डेफिनेशन आप एक बार यहाँ पे देखोगे यहाँ पे. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सबको यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है? इज एनीवन एबल टू एवरीवन एबल? Yes, sir. थैंक यू सो मच. ऑलराइट, कनेक्टिव टिश्यू आर द मोस्ट एबंडेंट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एनिमल. तो ये आपको सबसे ज्यादा मिलता है बॉडी के अंदर. अगर कोई पूछे कि यार कौन से टाइप का टिश्यू बॉडी में सबसे ज्यादा मिलता है, देन यू शुड से इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू. वो आपको बहुत ज्यादा मिलता है. इसके टाइप्स भी बहुत सारे होते हैं. सो एपरेंटली इट इज मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द बॉडी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एनिमल. ठीक है? दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू ऑर्गन ऑफ द बॉडी फाइबर. अब ये चीज आपको याद रखनी है. इसको कनेक्टिव टिश्यू हम बोलते इसलिए हैं क्योंकि कई सारे ऑर्गन्स को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, उनको सपोर्ट करने में हेल्प करता है, एंड दैट इज व्हाई यू कॉल इट एज अ कनेक्टिव टिश्यू. तो याद रखना इसका मेन फंक्शन यही है, लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. ये सारे ऑर्गन टिश्यू को कनेक्ट करता है और यहाँ पे सपोर्ट करता है. दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट? अब यहाँ पे स्टेटमेंट 3 हम यहाँ पे देखते हैं. इन ऑल द कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड के अलावा the cell secretes fibers of structural protein, collagen, elastin and reticulin. अब इसको करो तुम इग्नोर. पहले दो स्टेटमेंट को आप ध्यान दो. पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यार ये सबसे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके यहाँ पे, मोस्ट एबंडेंट है. दूसरा स्टेटमेंट मुझे यहाँ पे ये कह रहा है कि यार ये जो टिश्यू है वो ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, दैट्स वन थिंग, और सपोर्ट करता है ऑर्गन्स को. ये दो स्टेटमेंट आपके यहाँ पे है. थर्ड स्टेटमेंट आप यहाँ पे समझोगे. नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली. सी, अज्यूम करो कि ये एक सेल है. अज्यूम करो कि एक आपका यहाँ पे सेल है, राइट? एक सेल अकेला नहीं होता जनरली. सेल के आसपास आपको कुछ सब्सटेंस मिलता है. सेल के आसपास आपको कुछ मिलता है देखने के लिए, सब्सटेंस. यू गेट टू सी सम सब्सटेंस ओवर हियर. अब समझिए सब्सटेंस होता क्या है. ठीक है, लेट्स ट्राई टू सी दैट व्हाट इज द सब्सटेंस व्हिच इज सीन सराउंडिंग द सेल. सेल के आसपास आपको बहुत चीजें मिल जाएंगी देखने के लिए, राइट? एंड सो आई टेल यू द एग्जांपल ओवर हियर. फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे फ्लूइड होगा. फ्लूइड हो सकता है, आपको कुछ यहाँ पे प्रोटीन मिल जाएंगे. सेल के आसपास आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे कुछ अलग टाइप के प्रोटीन मिल जाएंगे. ये देखो, ये ब्लू वाले समझो ये प्रोटीन है कुछ, राइट? सम सेल के आसपास आपको मिलेंगे कुछ लंबे लंबे बड़े बड़े प्रोटीन्स आपको मिलेंगे देखने के लिए. बैरल टाइप ऐसे बड़े बड़े प्रोटीन्स आपको मिलेंगे देखने के लिए, राइट? फ्लूइड होता है, कई बार सेल के आसपास आपको थोड़ा बहुत फ्लूइड मिल जाएगा. समटाइम यू गेट टू सी फ्लूइड ओवर. अब ये बात ध्यान से समझना और एक बार में इसे याद रखना. अगर आप देखोगे तो सेल के आसपास मैंने कई सारी ड्राइंग्स बनाई हैं, लाइंस बनाई हैं, डॉट्स बनाए हैं. तो ये सब क्या है वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन ये याद रखना है जो सेल के आसपास जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एज माय मैट्रिक्स. इसको बोलते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स. Yes, sir. ये बात याद रखना. सो सेल के आसपास जो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दैट इज समथिंग व्हिच यू कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स, राइट? और ये मैट्रिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. मैट्रिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये एक्चुअली में ये हेल्प करता है एक कनेक्शन फॉर्म करने के लिए. एक सेल को दूसरे सेल के साथ कनेक्शन फॉर्म करना हो, या 7-8 सेल को किसी और ग्रुप ऑफ सेल के साथ कनेक्शन फॉर्म करना हो, तो ये मैट्रिक्स बड़ा जरूरी होता है. तो ऐसा नहीं कि सेल के आसपास कुछ नहीं होता. अगर यहाँ पे मैं 4-5 सेल भी अगर बनाऊंगा ना, तो उनके आसपास मुझे मैट्रिक्स देखने के लिए मिलेगा. अब क्वेश्चन ये कि यार सर मैट्रिक्स में होता क्या है? बेसिकली मैट्रिक्स जो आसपास का जो मेरा सब्सटेंस है उसमें है क्या? देन इसका आंसर ये आएगा, मैट्रिक्स में आपको मिल सकता है देखने के लिए समथिंग लाइक अ प्रोटीन. अगर मैं प्रोटीन की यहाँ पे बात करता हूँ कि मैट्रिक्स में अगर मुझे यहाँ पे प्रोटीन देखने के लिए मिल रहा है, देन उन प्रोटीन के कुछ नाम होते हैं जो आप यहाँ पे याद रख सकते हो. समथिंग लाइक योर कोलेजन, समथिंग लाइक योर इलास्टिन, समथिंग लाइक योर रेटिक्यूलिन. ऐसा समझो ये मेरे कुछ प्रोटीन है.
रेटिकुलिन, इलास्टिन एंड कोलेजन, ये मेरे कुछ टाइप के प्रोटीन से जो मुझे आसपास देखने के लिए मिलते हैं, राइट। इन प्रोटीन्स के अलावा कई बार मुझे यहाँ पे फ्लूइड भी देखने के लिए मिल सकता है। कैन ऑल्सो गेट टू सी सम फ्लूइड ओवर हियर, थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे फ्लूइड भी मिल जाएगा देखने के लिए, राइट। और ये जो मैट्रिक्स होता है ना बेटा, ये कई बार आपका जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसको एक कैरेक्टरिस्टिक्स देता है। ये बात आप समझो, आपका जो कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे होगा उसको एक कैरेक्टर मिलेगा, उसको एक स्पेसिफिक नेचर मिलेगा इस मैट्रिक्स की वजह से। इस मैट्रिक्स की वजह से उसे यहाँ पे एक नेचर मिलता है। तो जब यहाँ पे स्टेटमेंट में उन्होंने लिखा था दैट इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू सेल सिक्रीट्स फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, तो उनके नाम उन्होंने दिए हुए थे यहाँ पे कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलिन। यही मैंने आपको यहाँ पे बना के लिखा है। आप समझ लो ये जो ग्रीन है मेरा यहाँ पे, ये है मेरे यहाँ पे कोलेजन। ये कोलेजन जनरली फाइबर में होता है, ऐसे बंडल होते हैं उसके, 2-3 वाले बंडल होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप समझ लो कि दिस इज गोइंग टू बी इलास्टिन ओवर हियर, राइट। एंड समवेयर बिटवीन यहाँ पे आपका रेटिकुलिन भी आपका यहाँ पे होगा। तो आपको याद ही रखना है। अब अगली बार कभी भी आपके सामने मैट्रिक्स टर्म आएगा ना, तो याद रखना इट इज द सब्सटेंस सीन सराउंडिंग द सेल। ये सेल के आसपास आपको एक सब्सटेंस देखने के लिए मिलता है, उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। अगर आपसे कोई पूछे कि यार मैट्रिक्स में क्या होता है, देन यू कैन टेल देम मैट्रिक्स में मुझे प्रोटीन देखने के लिए मिल सकते हैं, कई बार मुझे कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, बट तुम बोल सकते हो प्रोटीन मुझे मिलता है देखने के लिए। और उन प्रोटीन के आप नाम यहाँ पे बता सकते हो, कोलेजन, इलास्टिन एंड रेटिकुलिन, ठीक है। दैट इज समथिंग यू कैन टेल ओवर देयर। अब आप मुझे सोच के बताओ, देखो मैंने आपको यहाँ पे एक सिंपल सा एक एग्जांपल दिया कि एक सेल के आसपास आपको मैट्रिक्स मिलता है। आप मुझे ये बताओ, आपके बॉडी में जो सबसे स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है, जो टूटता नहीं है आराम से, वो कौन सा होता है? या कोई ऑर्गन का नाम बताओ जो टूटता नहीं आराम से। बोन। बोन, समझ आया आंसर? बोन, दैट्स द राइट आंसर। यस, बोन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। बोन एकदम से बोन आर लाइक स्ट्रॉन्ग मटेरियल, बोन आर हार्ड, बोन आर स्ट्रॉन्ग, राइट। बोन ऐसी होती है बेटा जो ह्यूमन डेथ के कई सारे सालों के बाद भी डिजेनरेट नहीं होती, राइट। एंड बोन इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू। अगर आपको मालूम हो तो बोन एंड कार्टिलेज इज ऑल्सो गोइंग टू बी कनेक्टिव टिश्यू। सो बोन और कार्टिलेज जो आपका होता है, बोन आपका होता है, एनीवन आपका कार्टिलेज, ये दोनों आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ये भी आपके दोनों कनेक्टिव टिश्यू आपके होते हैं। आप लोग मुझे बताओ इन दोनों में से ज्यादा हार्ड कौन सा होता है, बोन या कार्टिलेज? बोन या कार्टिलेज से आपके हिसाब से कौन सा होता होगा? बोन। बोन ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। बोन हार्ड होता है। आप कभी नोटिस करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपका जो नोज का जो सेप्टम है ना, सेप्टम ये कार्टिलेज से बना हुआ है। आप देखो, इसको आप हिला सकते हो, आप काफी इजीली इसको आप मूव कर सकते हो। और अगर ज्यादा मूव भी नहीं कर सकते तो कभी अगर फाइट होती है ना, तो ये ज्यादा पहले टूटता है। उसी तरीके से आप अपने ईयर का पिन्ना देखो, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, देख लो, मूवेबल है, इतना हार्ड नहीं है, इट इज वेरी मच मूवेबल, राइट। दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्टिलेज, राइट। अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब ये बात आप समझोगे। समझो मेरा ये बोन का सेल है, राइट, या मेरे 3-4 बोन के सेल है, एक नहीं बताया 3-4, समझो दीज आर माय बोन के सेल्स, राइट, दीज आर माय सेल्स ऑफ द बोन। सेल्स ऑफ द बोन आर कॉल्ड एज माय ऑस्टियोब्लास्ट। उतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं, तभी आपको बता रहा हूं मैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ये आपके इस बोन के सेल्स हैं। तो अब मुझे ये बताओ, क्या इन सेल्स के आसपास मुझे मैट्रिक्स मिलेगा? विल आई गेट मैट्रिक्स ओवर हियर? यस सर। यस, इसके आसपास मुझे मैट्रिक्स मिलेगा। हाँ जी, इसके आसपास से मुझे यहाँ पे मैट्रिक्स देखने के लिए मुझे मिल जाएगा। मुझे इसके आसपास मैट्रिक्स देखने के लिए 100% मुझे मिलेगा इसके आसपास मैट्रिक्स। अब बात यह है कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगा वो ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी वजह से मेरा बोन होता है हार्ड। समझो इस बात को, ये जो मेरा मैट्रिक्स यहाँ पे होगा ना, द मैट्रिक्स आई हैव ओवर हियर, ये मैट्रिक्स मेरा कुछ इस तरीके से होगा जिसकी वजह से मेरे जो बोन्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। तो इस मैट्रिक्स में मुझे मिल सकता है देखने के लिए समथिंग नोन एज माय calcium phosphate, something like your magnesium phosphate, ये कुछ चीजें मुझे मिलेंगी इसके मैट्रिक्स के अंदर। आपने सुना होगा ना बचपन में कभी कि दूध पीना चाहिए, दूध से बोन स्ट्रांग होते हैं,
मस्ट हैव हर्ड। Yes, sir. वो स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहे हैं? वो स्ट्रॉन्ग इसलिए हो रहे हैं बेटा क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर कैल्शियम इकट्ठा होता है। आपका जो मैट्रिक्स है ना उसमें कैल्शियम इकट्ठा होता है। अब आप ये बात समझो, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फॉस्फेट होता है, इसके वजह से आपके बोन्स यहाँ पे होते हैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग। दैट्स व्हाई बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, इसलिए बोन्स आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप कार्टिलेज को अगर आप देखते हो ना, कार्टिलेज में आपको ये सब नहीं मिलेगा। कार्टिलेज में आपको कैल्शियम फॉस्फेट नहीं मिलता, मैग्नीशियम फॉस्फेट नहीं मिलता, वहां पे कुछ और मिलता है। यू हैव अ हाइलुरोनिक एसिड एंड यू गेट टू सी समथिंग लाइक माय क्रिटिन फॉस्फेट, वो सब आपको मिलता है। और क्योंकि आपको ये सब नहीं मिलता कार्टिलेज के अंदर, इसलिए कार्टिलेज कंपैरेटिवली ज्यादा सॉफ्ट होता है। कभी नोटिस करना, कंपैरेटिवली ज्यादा सॉफ्ट होता है कंपेयर टू द बोन्स। सो यहाँ पे आप ये बात समझो कि कैसे मैट्रिक्स डिफाइन करता है कि आपका जो टिश्यू है वो कैसा होगा। सो मैट्रिक्स इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई। अगर आपके मैट्रिक्स में यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट आपका यहाँ पे है, देन श्योरली ये जो टिश्यू होगा ये हार्ड होगा। और आप जानते हो बोन आपका एक हार्ड टिश्यू होता है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। कार्टिलेज भी हार्ड होता है, ऐसी बात नहीं है, बट ज्यादा हार्ड आपका बोन होता है, कंपैरेटिवली सॉफ्ट होता है कार्टिलेज। ठीक है, तो क्या आपको मैट्रिक्स क्या होता है समझ आ रहा है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैट्रिक्स ओवर हियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Sir. सो प्लीज याद रखना मैट्रिक्स क्या होता है। अब चाहे वो कोई भी आपको टिश्यू दे, कोई भी आपको सेल दे, मैट्रिक्स याद रखना आसपास वाले जो सब्सटेंस होता है उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। और वो डिफाइन करता है, वो चीज डिफाइन करती है कि आपका टिश्यू कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा, फ्लेक्सिबल होगा, राइट? दैट इज समथिंग यू गेट टू नो ओवर देयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे एक बात सोच के बताओ, यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे 3 टर्म लिखे, कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलिन। अब आप मुझे ये बताओ, खुद सोच के बताना मुझे कि इन तीनों टर्म में से कौन सा टर्म आपको देख के लग रहा है कि अगर वो मैट्रिक्स में ज्यादा होगा तो मेरा टिश्यू फ्लेक्सिबल होगा? Elastin. ठीक है, इतने आप स्मार्ट हो, यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग कि यहाँ पे मेरे सामने है इलास्टिन, एंड यस, जिस टिश्यू में इलास्टिन ज्यादा होता है ना, वो टिश्यू ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। वो टिश्यू आपका ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, वो ज्यादा मूवेबल होगा, राइट? So that is what you find happening over here. That is what you get to see happening over there. So this is what you have to know. ठीक है, so I just want to know, I just want to clear 2 things over here कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपको सेल्स की हम लोग बात करेंगे और उसके आसपास के मैट्रिक्स की बात करेंगे। अब मैट्रिक्स की जब कोई बात करेगा तो प्लीज आपने समझना है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जो आसपास का जो सब्सटेंस होता है उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट? और जनरली जो आपकी बुक्स आपको जो यहाँ पे फॉलो कराती है वो आपका होता है समथिंग लाइक अ कोलेजन, इलास्टिन, रेटिकुलिन, आपको जनरली मैट्रिक्स में देखने के लिए मिलता है। आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है? अब पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या ये वाली स्लाइड आप सबको यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. डू यू वांट कि मैं थोड़ा स्लो हो जाऊं या आपको ये स्पीड चलेगा? Sir, चलेगा. स्लो करवाना हो तो बता देना, मैंने कर देना है स्लो, ठीक है? ऐसी कोई बात नहीं है, राइट? मुझे बस ये टर्म आपको समझाना था, एंड दैट्स व्हाई। अगर इतना टर्म है इतना ही तुम्हें समझना है, ठीक है? दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू नो, ठीक है? ऑलराइट, ओके। सो अब ये 3 स्टेटमेंट्स आपको, आई एम होपिंग दैट ये 3 स्टेटमेंट अभी आपको यहाँ पे क्लियर होंगी। अब हम करेंगे क्या ना, अब कनेक्टिव टिश्यू के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के बहुत सारे यहाँ पे टाइप्स होते हैं। हमने आज सबसे सिंपल वाला टाइप को यहाँ पे पकड़ना है और वो है मेरे यहाँ पे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, राइट? बाकियों को आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन हाँ, अब इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि जब उन्होंने लिखा होगा मोर मैट्रिक्स तो आपको समझ आना चाहिए कि वो क्या होगा। जो आसपास का जो सब्सटेंस अगर वो ज्यादा हुआ देन दैट मींस मोर मैट्रिक्स, राइट? और लेस फाइबर का मतलब ये होता है कि उसमें फाइबरस सब्सटेंस मतलब कोलेजन, कोलेजन कम है, मैट्रिक्स ज्यादा है, ठीक है? सो ये मैट्रिक्स इज अ टर्म व्हिच शुड बी क्लियर टू यू। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, लूज कनेक्टिव, डेंस कनेक्टिव एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। मैं चाहता हूं कि आप पहले जो इनिशियल 2 है इनको आप इग्नोर करो और जंप करते हैं हम लोग हमारे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। इसको हम लोग जंप करते हैं और इसके अंदर भी हम सबसे सिंपल वाला फिलहाल के लिए देखेंगे, वो आपका होगा यहाँ पे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इस पे ही फोकस करो, बाकी चीजों को करो आप इग्नोर। सो पे अटेंशन ऑन दिस, राइट? अब उसके साथ साथ अगर आप लेफ्ट में देखोगे ना स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, तो देखो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है मैट्रिक्स इज सॉलिड एंड मिनरलाइज। समझो इस बात को, जब लोग स्केलेटल टिश्यू की बात करें तो उन्होंने लिखा है यहाँ पे मैट्रिक्स इज सॉलिड एंड मिनरलाइज। मिनरलाइज मतलब
कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट उसके अंदर होता है, और इसलिए मैट्रिक्स आपका सॉलिड होता है, और इसलिए आपके बोन एंड कार्टिलेज भी आपके बनते हैं सॉलिड। सो आई थिंक नाउ यू कैन अंडरस्टैंड जो लोग कह रहे हैं यहाँ पे, मिनरलाइज का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स, कैल्शियम फॉस्फेट होना जरूरी होता है, एंड दैट्स व्हाई योर बोन बिकम स्ट्रांग। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लेट्स पे अटेंशन टू फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसको हम देखते हैं। राइट, इसके अंदर मैट्रिक्स नहीं होता, सिर्फ लिक्विड होता है, इसमें मैट्रिक्स से नहीं होता, यू विल फाइंड लिक्विड ओवर हियर। सो लेट्स ट्राई टू सी दिस, लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एंड इसमें हम बात करेंगे ब्लड की। तो इसमें हमें ब्लड को समझना है, ब्लड में क्या होता है उसको हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है ना, लेट्स ट्राई टू सी दैट। इसको अगेन ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, ये आपका एक अच्छा फाउंडेशन बन जाता है इस टॉपिक को समझने के लिए, तो इसमें थोड़ा ध्यान देना, राइट। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है, आपको हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पिछला पेज करना, बेटा वापस बोलना, क्या करे हो आप? पिछला पेज करना एक बार। ये वाला ब्लड वाला? यस सर। ये तो मिलेगा आपको, ये तो आपको मिल जाएगी, पूरी स्लाइड्स आपको मिलने वाली है। इसको हम देखते हैं ना, अभी इसको हम समझेंगे डिटेल के अंदर, ठीक है। ऑलराइट, सो अब ब्लड को हम क्या करते हैं बेटा, ब्लड को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स के अंदर। जब भी आपके सामने कोई ब्लड की बात करेगा, सो ब्लड को आप दो पार्ट में आप डिवाइड करोगे। वन इज गोइंग टू बी प्लाज्मा एंड वन इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड एलिमेंट। One is going to be a plasma and one is going to be a formed element. So that is the first thing you have to do. अब आपके बॉडी में होता क्या है, आपके बॉडी के अंदर जो आपके ब्लड जो आपके बॉडी में घूम रहा है, आपके अंदर मिलता है देखने के लिए आपको अराउंड 55% आपके बॉडी में होता है प्लाज्मा, और 45% आपके बॉडी में होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, आपने दो कैटेगरी यहाँ पे दो नाम डालिए, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या आता है बताता हूं, इससे ये बात आपने, ये सारे टर्म्स आपने सुने होंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट में आपके आता है आरबीसी, यू हैव डब्ल्यूबीसी एंड यू हैव योर प्लेटलेट्स। इन तीनों टर्म से आप सबके सब लोग यहाँ पे वाकिफ हैं। यू हैव आरबीसी, यू हैव डब्ल्यूसी एंड यू हैव प्लेटलेट, ये तीन टर्म्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। तो इनको हम अलग से समझेंगे, हम देखते हैं प्लाज्मा में क्या आता है। तो प्लाज्मा में आपको याद रखना है, प्लाज्मा जो होता है ना, ये एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। बेसिकली होता क्या, प्लाज्मा एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। मैं आपको थोड़ा सा इसे समझाता हूँ। देखो, आज अगर मैं आपके वेन में से ब्लड निकालूं, उसे टेस्ट ट्यूब में डालूं, ठीक है, उसके बाद एक टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। एक टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज, जिसमें क्या करते हैं, ब्लड को टेस्ट ट्यूब में डाल के उसे रोटेट करते हैं, उसे हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं। और जब उसे हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं तो क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, समझो ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने ब्लड डाला था, और ब्लड डालने के बाद इसे हमने रोटेट किया, राइट, रोटेट किया हाई स्पीड पे। तो क्या होता है, जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं वो सारे नीचे इकट्ठा हो जाते हैं, वो सारे के सारे नीचे यहाँ पे हो जाएंगे इकट्ठा, राइट। और ऊपर का जो एरिया यहाँ पे होता है, ऊपर का जो एरिया यहाँ पे होगा, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट व्हाइट होता है। ऊपर का जो फ्लूइड होगा वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट व्हाइट होगा। सो यहाँ पे पूरा समझो, आपको यहाँ पे व्हाइट फ्लूइड दिखेगा और नीचे आपके होंगे सारे फॉर्म्ड एलिमेंट। सो ये जो व्हाइट फ्लूइड जो आपको यहाँ पे दिख रहा होता है ना, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे प्लाज्मा, ठीक है, दैट इज प्लाज्मा। तो याद रखना, एटलीस्ट इमेजिन कर लो कि प्लाज्मा एक आपका ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, ठीक है, और नीचे जो भी मेरा यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, दिस इज ऑल माय फॉर्म्ड एलिमेंट, दिस इज ऑल माय फॉर्म्ड एलिमेंट। 3 साल बाद, और नॉट 3 साल बाद, या रफली 3 to 4 years फ्रॉम नाउ, अगर आप लोग कोई भी कोर्स करते हो लाइक साइंस के अंदर, देन श्योरली आप ये एक टेक्निक रन करोगे अपने लैब के अंदर, इसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लाज्मा में क्या मिलेगा देखने के लिए। प्लाज्मा में होता है 90% वाटर, 90% वाटर उसके अंदर होता है, और बाकी 10% होता है इसके अंदर प्रोटीन। ये एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने प्रोटीन लिखा है। सो याद रखना, प्लाज्मा में मिलेगा आपको 90% वाटर और 10% आपको मिलेगा यहाँ पे प्रोटीन। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, इतना तुम्हें यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा ठीक है, अब हम एक चीज यहाँ पे देखते हैं। पहले ये बताओ कि यहाँ तक समझ आ रहा है मैंने क्या बोला, यहाँ तक जो बताया वो आप यस सर।
ठीक है, ठीक है। इसमें ठीक है, अब इसमें एडिशन एक और चीज हम यहाँ पे देखते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि यार प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन होता है, देन आप यहाँ पे बता सकते हो प्रोटीन में मुझे मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे समथिंग नोन एज माय ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन एक ये प्रोटीन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, राइट। इसका शॉर्ट नेम है ग्लोब्यूलिन, राइट। एक प्रोटीन होता है आपका जिसका नाम होता है यहाँ पे एल्ब्यूमिन। ये नाम सुना होगा आप लोगों ने। एल्ब्यूमिन कहाँ देखने के लिए मिलता है? एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन बेटा, एल्ब्यूमिन कहाँ मिलता है? मैं आपको हिंट देता हूँ, एग के अंदर होता है। एग के अंदर एल्ब्यूमिन होता है। क्या होता है? वो येलो व्हाइट वाला पार्ट एल्ब्यूमिन होता है, ये येलो वाला पार्ट एल्ब्यूमिन होता है? सर येलो पार्ट। येलो 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 पार्ट। अच्छा सुनो, येलो पार्ट यॉक होता है, ठीक है, याद रखना। येलो पार्ट जो होता है उसे yolk कहते हैं, और जो व्हाइट वाला जो पार्ट होता है ना एग के अंदर का, उसे हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन, ठीक है। वो एक प्रोटीन होता है, वो आपके ब्लड में भी आपको मिलता है देखने के लिए, राइट। और तीसरा जो यहाँ पे नाम आएगा दैट इज माय फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन, ठीक है। ये तीन नाम आपके सामने हैं यहाँ पे, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन एंड फाइब्रिनोजन। ये तीनों मुझे मिलेंगे देखने के लिए प्लाज्मा के अंदर। दे आर ऑल 3 प्रोटीन्स आई गेट टू सी इन द प्लाज्मा। इतना याद रखो कि ये तीनों मेरे प्रोटीन है, राइट। नाम तो चलो याद हो जाएंगे, नाम टाइम के साथ याद आएंगे, आप बस याद रखो कि ये तीनों प्रोटीन है। और थोड़ा देखते कि इनका काम क्या होता है। लेट्स ट्राई टू सी इनका काम क्या होता है, ठीक है। तो याद रखना, आपका जो ग्लोबुलिन होता है इट प्रोवाइड डिफेंस। ये आपको डिफेंस प्रोवाइड करता है। डिफेंस किससे? फ्रॉम पैथोजन। अगर आपके बॉडी में कोई बाहर से बैक्टीरिया आता है या कोई बॉडी में कोई बाहर से वायरस आता है, तो ग्लोबुलिन को अपना काम करना पड़ेगा और उनका काम ये होगा कि वो आके आपको बचाने की कोशिश करेंगे। दे विल ट्राई टू प्रोटेक्ट यू एंड दे विल ट्राई टू किल द पैथोजन। अच्छा एक बात बताओ, आपने एक टर्म सुना है क्या, एंटीबॉडी करके टर्म सुना है आपने? यस यस सर, यस सर। सुना होगा या पढ़ा होगा, या कई बार अभी जब बीच में कोरोना था तब काफी बात हुई थी, एंटीबॉडीज कम हो हुई है बॉडी के अंदर चाहिए, राइट, एंटीबॉडीज। सो इतना यस सर। सो इतना आप लोग को मालूम है कि एंटीबॉडीज आपको बचाती है, फॉरेन प्रेजेंस से बचाती है ना? इतना तो मालूम है ना आप लोग को? यस सर। यस सर। अब मैं बताता हूँ एंटीबॉडी का रियल नाम क्या होता है। जो एंटीबॉडी आपके बॉडी में अभी जो घूम रही है ना, उनका रियल नाम पता है क्या है? उनका रियल नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन। इनका रियल नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। अब आप समझ सकते हो ये ग्लोबुलिन टर्म ये है, ये यहाँ पे जो मैं ग्लोबुलिन शॉर्ट में लिखा हुआ है ना, बेसिकली वो आपका रियल नाम उसका है इम्यूनोग्लोबुलिन। और अगर उसका रियल नाम इम्यूनोग्लोबुलिन है तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो है मेरी यहाँ पे एंटीबॉडीज। समझ आ रहा है मैं आपको यहाँ पे क्या कह रहा हूँ? ये वाला रिलेशन समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। सो इम्यूनोग्लोबुलिन जो आपको यहाँ पे जो ग्लोबुलिन मैंने लिखा हुआ है ना, वो बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन है एंड देन नथिंग बट माय एंटीबॉडीज, दैट इज समथिंग। सो प्लाज्मा में आपको एंटीबॉडीज देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। तो एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है, अगर डॉक्टर को पता करना हो ना कि आपको कौन सी डिजीज हुई है, वो आपका प्लाज्मा में से एंटीबॉडीज देखना चालू करते हैं। अगर एंटीबॉडीज ज्यादा हुई ना आपके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा, तो पता लग जाता है कि आपको कोई ना कोई बीमारी हुई है, कोई ना कोई पैथोजन आपकी बॉडी में घुसा है। क्योंकि एंटीबॉडी का नंबर ज्यादा तभी होता है जब आपकी बॉडी में कोई पैथोजन आता है तब। बाकी उसका नंबर रहेगा बट इतना ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। सो प्लीज याद रखना, दैट इज माय, प्लीज याद रखने के बाद दैट इज योर ग्लोबुलिन ओवर हियर, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू शुड नो। एल्ब्यूमिन का रोल हम बाद में सीखेंगे, राइट। आई डोंट वांट टू अभी याद रखना, इट्स अ प्रोटीन ओवर देयर, यू कैन जस्ट नो द नेम एल्ब्यूमिन एज अ प्रोटीन। फाइब्रिनोजन क्या करता है? फाइब्रिनोजन आपकी मदद करता है आपके ब्लड क्लॉटिंग के दौरान। ब्लड क्लॉटिंग के दौरान ये आपकी मदद करेगा। तो आप बोलोगे कि सर ये तो प्लेटलेट भी करता है, प्लेटलेट भी आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। बिल्कुल सही बात है, फाइब्रिनोजन भी एक सर्टेन लेवल तक आपका ब्लड क्लॉटिंग में आपको हेल्प करता है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, यहाँ पे इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। इट हेल्प्स इन, let me write it down with a different color, it helps in blood
क्लॉटिंग। अब जब मैं ब्लड क्लॉटिंग कर रहा हूँ तो याद रखना, मतलब खून निकलने के बाद, कट लगा ना आपको, खून निकलने लगा, तो वो टाइम पे ये लोग भी हेल्प करते हैं, ये लोग भी हेल्प करते हैं उस खून को रोकने के लिए, सो दैट ज्यादा ब्लड लॉस आपको वहां पे ना हो। ठीक है, तो क्या आपको ग्लोबुलिन और फाइब्रिन के रोल पता चल रहे हैं यहाँ पे? आर दिस टू टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. और समझना है तो प्लीज इंटर करके पूछ लेना, ठीक है? तो याद रखना, अब मैं जब ब्लड की बात कर रहा, कोई भी ब्लड की बात कर रखना, उसमें दो चीजें याद रखनी है। एक है प्लाज्मा, एक है फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा होता है अराउंड 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट आपके होते हैं यहाँ पे अराउंड 45% आपके ब्लड के अंदर। अगर आपसे कोई पूछे यार ब्लड, मुझे प्लाज्मा को अलग कैसे करना है, तो कहीं ना कहीं याद रखना कि आपको एक टेक्निक करनी होती है जिसमें आप रन करते हो, सेंट्रीफ्यूज करते हो ब्लड को, तो आप उसे सेपरेट कर सकते हो प्लाज्मा को अलग। ठीक है, आप में से कोई मुझे बताएगा प्लाज्मा कौन से कलर का होता है? Transparent. ट्रांसपेरेंट, Sir, व्हाइट, transparent. दोनों ही आपके आंसर सही है यहाँ पे, राइट? Transparent. हाँ, उस तरीके से आपका होगा, राइट? और फॉर्म्ड एलिमेंट जो होंगे, सो फॉर्म्ड एलिमेंट में सारे सेल्स आते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये सारे आपके आएंगे फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर, और ये सारे नीचे इकट्ठा हो जाते हैं। अब हम इसको यहाँ पे समझते हैं। नाउ लेट्स सी, अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे यहाँ पे फॉर्म्ड एलिमेंट। लेट्स सी, एक दो फॉर्म्ड एलिमेंट यहाँ पे देख लेते हैं। बात करते हैं हमारे आरबीसी की। आरबीसीआर में रेड ब्लड सेल, इतना आपको लगे, आरबीसीआर में रेड ब्लड सेल, इनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का। याद रखना, इनका लाइफ स्पैन होता है यहाँ पे आपका 120 डेज का। तो याद रखना, एक आरबीसी का बर्थ होने के बाद वो 120 दिन तक जिंदा रहता है, उसके बाद उसकी क्लिनिकली हो जाती है डेथ। सो याद रखना, दे विल हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ अराउंड 120 डेज, दैट्स वन थिंग। नाउ RBC is a cell which has no nucleus. इस सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता, राइट? It will have a biconcave shape. Biconcave shape. शेप इसका होता है बायकॉन्केव, कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका आरबीसी। तो इट्स गोइंग टू बी बायकॉन्केव शेप। और याद रखना, न्यूक्लियस इसके अंदर आपको मिलेगा नहीं, राइट? काफी इंटरेस्टिंग बात है कि इसको न्यूक्लियस मिला क्यों नहीं। कोई मुझे सोच के बता सकता है इसको न्यूक्लियस क्यों नहीं मिला होगा? एनीवन? चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं इसे न्यूक्लियस क्यों नहीं मिला। व्हाई नेचर हैजंट गिवन इट न्यूक्लियस, व्हाई इट डजंट हैव अ न्यूक्लियस। ऑलराइट, आरबीसी का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, राइट? गैसेस मतलब मेनली याद रखना, इसमें दो चीज आएगा, एक तो आपका होगा O2 एंड इवन CO2 भी आपका यहाँ पे आएगा, राइट? तो आपके लंग्स से जो O2 होता है, वो जो लेके जाते हो आप सारे टिश्यूज तक, वो आपका जाएगा वाया आरबीसी। याद रखना, आरबीसी के थ्रू ही आपका O2 ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और CO2 भी जो आपका होता है, वो एक सर्टेन लेवल ऑफ CO2 आरबीसी के थ्रू आपका आता है, सारा के सारा नहीं, बट थोड़ा सा CO2 आरबीसी के थ्रू ट्रेवल करके आपका लंग्स तक जाएगा। तो इतनी बात याद रखना, that your RBC play important role in transport of gases and nutrient as well, and nutrients को भी ट्रांसपोर्ट करने में आपको हेल्प करता है, राइट? लेकिन मैं चाहूंगा कि आप काफी क्लियरली याद रखो कि ये O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो ये पहले तीन चीज आप यहाँ पे देखो, दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ये करेगा, न्यूक्लियस इसके पास है नहीं, और इसका शेप होता है बायकॉन्केव, ठीक है? और इसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये करता कैसे है? हाउ डज आरबीसी ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन ओवर हियर? तो याद रखिएगा, आरबीसी के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है, एंड दैट पिगमेंट इज कॉल्ड एज योर हीमोग्लोबिन। सो आरबीसी विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ये बात आपने याद रखनी है कि आरबीसी के अंदर मिलेगा आपको देखने के लिए हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन ये है कि यार ये हीमोग्लोबिन कितने होते हैं एक आरबीसी के अंदर? तो याद रखना, एक आरबीसी में आपको लाइक 2 मिलियन हीमोग्लोबिन मिल सकते हैं, मतलब 20 लाख जितने एक आरबीसी के अंदर। और आई वुड राइट ओवर अ सिंगल आरबीसी कैन हैव अराउंड लाइक 20 लाख हीमोग्लोबिन। आई जस्ट राइट HB ओवर हियर, HB लिखो तो पता कर लेना, या दैट्स हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन यहाँ पे काफी होता है। अब आप एक चीज यहाँ पे समझो, आरबीसी को न्यूक्लियस इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि आपको वहां पे हीमोग्लोबिन रखने थे, इसलिए।
आरबीसी को न्यूक्लियस नेचर से इसलिए नहीं मिला ताकि आप ज्यादा अमाउंट में आप वहां पे रख सको हीमोग्लोबिन। जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन आप रख सकोगे उतना ही ज्यादा आप ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि याद रखना ऑक्सीजन बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन आपका जाके हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है और फिर उसे आप ट्रांसपोर्ट कराते हो आपके टिश्यू तक। सो याद रखना दिस हीमोग्लोबिन इज माय रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इसलिए हम इसे बोलते हैं यहाँ पे एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि यार हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, तो वो बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और तब आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है आपका आरबीसी के थ्रू अलग अलग टिश्यू की तरफ। तो ऐसे समझ लो कि हीमोग्लोबिन वो सीट है जिसके ऊपर ऑक्सीजन बैठ के जाता है। ऐसा आप समझ लो कि एक हीमोग्लोबिन वो सीट है आपकी जिसके ऊपर आपका ऑक्सीजन बैठ के जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करो कि मेरा आरबीसी है, मैं सिर्फ यहाँ पे एक हीमोग्लोबिन बना के दिखाता हूँ और समझो मेरा यहाँ पे एक हीमोग्लोबिन है यहाँ पे। तो एक हीमोग्लोबिन के पास समझो 4 सीट होती है, एक हीमोग्लोबिन के पास होती है 4 सीट। सीट एक सिंपल टर्म है, इसको आप कह सकते हो 4 बाइंडिंग साइट, 4 बाइंडिंग साइट इन अ सिंगल हीमोग्लोबिन। और अगर 4 बाइंडिंग साइट है तो सिंपल सी बात है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को ट्रेवल करा सकता है। ठीक है, तो याद रखना हीमोग्लोबिन का इतना याद रख लेना कि हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठ के ही आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, इस पर बैठ के ही ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। एंड ये बात भी समझो आपके नेचर ने आरबीसी को न्यूक्लियस इसलिए नहीं दिया ताकि वो ज्यादा अमाउंट में हीमोग्लोबिन वहां पे लगा सके, और सिर्फ अब इसका एक ही मेन काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का, और वो सक्सेसफुली वहां पे करें। दैट्स व्हाई अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई यू डोंट हैव अ न्यूक्लियस। अगर आप कभी पिक्चर देखते हो ना किसी सेल का, तो नोटिस करना आपका जो न्यूक्लियस होता है वो एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। ठीक है, वो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, और अगर यहाँ पे अगर आपका न्यूक्लियस होता ना तो एक आरबीसी इतने ज्यादा हीमोग्लोबिन रख नहीं पाता। सो दैट्स व्हाई नेचर हैजंट गिवन इट्स अ न्यूक्लियस। उसने बोला यू हैव द हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन यूज करके आप ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करा सकते हो। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या इतना वाला पोर्शन आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. yes, Yes, sir. ठीक है, प्लीज yes, sir. प्लीज याद रखना आरबीसी का लाइफ स्पैन अगर आपसे कोई पूछे तो याद रखना 120 डेज। न्यूक्लियस आरबीसी के अंदर नहीं होता, न्यूक्लियस की जगह यू गेट टू सी द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना और हेल्प करना ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए। आरबीसी का कलेक्टिवली काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ योर गैसेस लाइक योर ऑक्सीजन एंड CO2, इनके ट्रांसपोर्ट के लिए आपका आरबीसी आपकी मदद करता है, राइट। एंड ऑल्सो इट ट्रांसपोर्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज वेल, राइट। अगर आपसे कोई पूछे कि यार कितने हीमोग्लोबिन मिलते हैं एक आरबीसी के अंदर, तो सिंगल आरबीसी कैन हैव अराउंड 20 लाख हीमोग्लोबिन पिगमेंट, राइट। हीमोग्लोबिन एक तरीके से आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, यार इट इज गोइंग टू बी रेस्पिरेटरी पिगमेंट, राइट। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे, आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। आपने कभी सुना होगा कि कई बार कहीं पे आग लगती है ना, और आग लगने से बहुत धुआं होता है, और अगर उस इंसान को या उस पर्सन को वहां से निकलने की अगर जगह ना मिले, देन वो सफोकेट करते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। दैट इज समथिंग यू गेट टू सी। सो जब कहीं पे लाइक फायर बर्न होता है ना, तो बेसिकली उनकी डेथ इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी चीजें इनहेल कर ली होती है जो उन्हें इनहेल करनी नहीं चाहिए थी, और उसे हीमोग्लोबिन सारे टिश्यू तक ले जाने लगता है। आई गिव यू द एग्जांपल ओवर हियर। जब आप कोई चीज बर्न कर रहे हो, जब जो आप वुड बर्न कर रहे हो, तो आप हमेशा से बाहर बर्न करते हो, आप घर के अंदर बर्न नहीं करते हैं। इवन अगर आप घर के अंदर बर्न करते हो ना, तो कभी नोटिस करना पुराने घरों में वो चिमनीज हुआ करती थी ताकि वो जो स्मोक है वो बाहर निकलता रहे। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस। स्मोक के अंदर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक के अंदर होता है समथिंग नोन एज योर कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं CO। CO स्टैंड फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर ये आप इनहेल कर लेते हो ना, तो ये आपका जाके बैठ जाता है हीमोग्लोबिन के ऊपर। अब आप सोचो, अगर ये जाके हीमोग्लोबिन पे जाके बैठ गया, और ये ऐसा होता है कि बैठने के बाद उठता भी नहीं है वहां से, सो इट विल गो एंड सिट ओवर देयर, राइट। अगर ये जाके वहां पे बैठ गया तो ऑक्सीजन तो यहाँ पे बैठ नहीं पाएगा,
सिंपल सी बात है, अगर वो 4 सीटें मेरी कार्बन मोनोऑक्साइड ने अगर ऑक्यूपाई कर ली तो ऑक्सीजन तो वहां पे जाके बैठ नहीं पाएगा, और अगर ऑक्सीजन बैठ नहीं पा रहा दैट मीन्स व्हाट, आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट उतने टाइम के लिए रुक जाता है। और अगर आपके ब्रेन को एंड सर्टेन वाइटल ऑर्गन्स को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता, आप सफोकेट करते हो एंड द पर्सन विल डाई ओवर देयर। सो याद रखना, सो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन पे जाके बैठ सकता है, और ये कहां से आता है, बेसिकली व्हेन यू स्टार्ट बर्निंग समथिंग, व्हेन यू बर्न समथिंग, तब ये आपका स्मोक जनरेट होता है। सो याद रखना, CO इज नथिंग बट माय कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बेसिकली होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, वो है। एंड दैट्स सो बेसिकली जो डेथ होती है ना बेटा, वो इसलिए ना क्योंकि उन्हें गर्मी लग रही होती है इसलिए उनकी डेथ हो जाती है, बेसिकली ये इनहेल करने से उनकी डेथ होती है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन पे जाके बैठेगा एंड ऑक्सीजन बैठ नहीं पाएगा, एंड दैट्स व्हाई ऑल प्रॉब्लम क्रिएट्स ओवर देयर। तो ये चीज भी आप कहीं ना कहीं याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपने फटाफट मुझे आंसर कर देना है। आप मुझे बताओ ग्लोबुलिन का रियल नाम क्या होता है? ठीक है, राइट, बिल्कुल सही, इम्यूनोग्लोबुलिन, बिल्कुल सही आपका नाम। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बोलोगे तब भी कोई बात नहीं, बात आप सही कर रहे हो, ठीक है, दैट्स वन थिंग। अब आप मुझे बताओ कि अगर मुझे मेरे बॉडी के अंदर कोई बाहर से पैथोजन आता है, समझो मेरे बॉडी के अंदर कोई बाहर से आया बैक्टीरिया, इन 3 प्रोटीन में से कौन से प्रोटीन दौड़ के आगे आएंगे? राइट, ग्लोबुलिन मेरा दौड़ के आगे आएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे कट लगता है और मुझे खून निकलना चालू होता है, तो इन तीनों प्रोटीन में से कौन आएगा जो थोड़ी मदद कर सकता है मेरी यहाँ पे? वेरी गुड, दैट्स माय हाइड्रोजन, बिल्कुल सही, ठीक है, राइट। प्लाज्मा में याद रखना 90% वाटर और 10% प्रोटीन, और ये आपके 3 प्रोटीन आपके यहाँ पे नाम हो गए, ठीक है। सो क्या आरबीसी का रोल आपको यहाँ पे क्लियर है? इज आरबीसी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. राइट, ऑलराइट, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू नो अबाउट द आरबीसी। ओके, और कुछ क्वेश्चन हो तो डायरेक्टली इंटरप्ट करके पूछ लो, राइट? प्लीज इंटरप्ट राइट नाउ एंड समवेयर इन बिटवीन एंड प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, वेट ना करना। तो ये आपने देख लिया आरबीसी को। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की। अब डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं ना जनरली, तो इसका एक सिंपल चीज हम याद रखते हैं, दैट इट प्लेज अ रोल इन डिफेंस। तो डिफेंस में ये आपके यहाँ पे रोल प्ले करता है। डिफेंस में डब्ल्यूबीसी विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एक्चुअली, राइट? अब डब्ल्यूबीसी का एक जनरली मैं नाम दे रहा हूँ डिफेंस के लिए, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि बॉडी में कोई पैथोजन आ रहा है, कोई बैक्टीरिया आ रहा है, कोई पैरासाइट आ रहा है, सो वो टाइम पे आपके डब्ल्यूबीसी होंगे एक्टिव। आपके डब्ल्यूबीसी होते हैं एक्टिव, और वो फटाफट बॉडी में आएंगे और आपके जितने भी ये पैथोजन है उनको सबको डील करेंगे, मतलब उन्हें खत्म करेंगे। दैट इज व्हाट दे डू। ये एक काफी सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली जो प्रोसेस है ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बट आपको एक सिंपल टर्म्स से आपको याद रखना है दैट दे प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन बॉडीज, डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन बॉडी। पता है इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके बॉडी में अभी भी कई सारे डब्ल्यूबीसी घूम रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, राइट? पूरे बॉडी में घूम रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ बाहर के बॉडी को ही अटैक करते हैं, कभी भी खुद के बॉडी सेल्स को अटैक नहीं करते। दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड कि कैसे उन्हें पता चलता है कि ये जो सब्सटेंस है ये बाहर का है, और कैसे उन्हें पता चलता है कि ये जो सेल है या ये जो सब्सटेंस है वो घर अंदर का ही है, इट इज नॉट समथिंग व्हिच शुड बी किल्ड। सो दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड एक्चुअली ओवर हियर, ठीक है? तो पहले याद रखना WBC आर गोइंग टू प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन बॉडी। अब इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं WBC के अंदर, आपको बहुत सारे आपको यहाँ पे टाइप्स मिलेंगे देखने के लिए। हम क्या करेंगे, इसको हम पहले तो 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड करेंगे, राइट? इसको एक पार्ट आपका यहाँ पे होता है समथिंग नोन एज योर बेसोफिल, राइट? Or I would rather divide them into 2 categories. First of all, granulocytes and agranulocytes. Agranulocytes. आप पहले तो इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो बस। मैं चाहता हूं कि फिलहाल आप इतना याद रखें कि WBC को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। बस मैं चाहता हूं कि आप इतना, इसके आगे आप कुछ याद रखो ही ना।
अगर आप इतना भी याद नहीं रखते ना आज के लिए तब भी मुझे चलेगा, प्लस इतना रख लेना कि डब्ल्यूबीसी का काम होता है फाइट डिफेंस अगेंस्ट अ फॉरेन बॉडी, दैट्स इट। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं आपको बाद में शॉर्ट में बता दूंगा, इसको हम डिटेल में समझेंगे नहीं क्योंकि इसको डिटेल में लाइक ये बहुत ज्यादा डिटेल में जाता है, विल जस्ट अंडरस्टैंड देम इन अ सुपरफिशियल वे, राइट, सुपरफिशियल तरीके से हम समझ लेंगे, इसको हम ज्यादा डिटेल में समझेंगे नहीं, राइट। बट इतना याद रखना कि डब्ल्यूबीसी का काम होता है ये बेसिकली आपको हो जाता है फॉरेन बॉडी में से, राइट, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ओके। आरबीसी को लेके जितना इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखा गया है उतना याद रख लेना, ज्यादा नहीं है देखा जाए तो, एंड समझ लेना उसे, राइट। देन प्लीज अंडरस्टैंड कि ब्लड को हम कैसे डिवाइड करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट प्लाज्मा के अंदर, एंड उसके अलावा अंडरस्टैंड व्हाट इज मैट्रिक्स। एक टिश्यू के अंदर, चाहे वो कोई भी टिश्यू हो, कनेक्टिव हो, लूज कनेक्टिव हो, कैसा भी हो, एक टिश्यू के अंदर आपको सेल्स मिलेंगे और सेल्स के आसपास आपको मिलेगा सब्सटेंस, और उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स ही होता है जो डिफाइन करता है कि आपका सब्सटेंस स्ट्रांग होगा, आपका जो टिश्यू है वो स्ट्रांग होगा, फ्लेक्सिबल होगा, एकदम पार्शियली फ्लेक्सिबल होगा, वो सारा डिटरमाइन करता है आपका मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या ये 2-3 चीजें आज आपको समझ आई है? आर दिस 2-3 थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, ठीक है, ये तो आपके साथ शेयर करूंगा ही मैं, राइट। आई वुड जस्ट रिकमेंड कि इनको आप एक बार देख लो, इसका छोटे छोटे पॉइंट्स में आप नोट्स बना लो इफ पॉसिबल फॉर यू टू डू दैट, एंड या एंड गो टू द एनसीईआरटी वट एवर द बुक्स यू फॉलो। उसमें इतना डिटेल में नहीं होगा, बट आई थिंक आपको कुछ चीजें थोड़ी एक्स्ट्रा आपको याद रखनी पड़ेंगी, बाकी आप तो समझ जाओगे। ठीक है, एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू ओवर हियर इज, क्योंकि आज आपका लाइक फर्स्ट क्लास था, दैट्स व्हाई लाइक वी आर नॉट वी हैव टेकन द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, वी हैव टेकन द वन ऑफ द सिंपलेस्ट वन। ठीक है, बाद में बाकी जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हम बाद में आराम से फुर्सत से देखेंगे। सो दैट इज आल्सो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, अब आप आपके एंड से अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर एंड देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। No, sir. नो क्वेश्चन फिलहाल। No. अगर आपको यहाँ तक चीज समझ आ रही है गिव मी क्विक थम्स अप ओवर हियर, क्विकली, अगर आपको यहाँ तक चीजें समझ आ रही है तो। ऑलराइट, थैंक यू। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय नंबर विद यू इन केस अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई चीज समझने में, कोई टर्म समझने में, अगर आप बुक पढ़ रहे हो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, then please go ahead and let me know. Right, please go ahead and let me know so I can fix that. Right, my name is Himanshu and I have just shared my number with you. ठीक है, I'll be sharing this slide by the end of the day, आपके साथ share कर दूंगा।